तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द राइजिंग सन में। मैं कल से थोड़ा हमने सिलेबस पे एक छोटी सी परिचर्चा की थी कि जो फॉरेस्टर यानी कि अर्थात जो वन दरोगा की वैकेंसी आई हुई है उसमें क्या सिलेबस है। देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक सलाह दूंगा, कभी भी आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो वह सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करें। चाहे आप यूकेपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या यूके ट्रिपल एससी का या यूबीटीआर का, बिना सिलेबस के आप कभी भी कोई भी तैयारी ना करें। इससे क्या है, आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ लोगे, ठीक है, विदाउट सिलेबस के, और आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें तो आप का बहुत काम ना इससे क्या होता है, आसान हो जाता है अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये आपके फॉरेस्टर में तो काम आएगी ही आएगी। जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनके भी लिए बहुत काम आएगी, क्योंकि मैं जीरो से लेकर एडवांस तक यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो हम आज जो शुरू करेंगे वो यूनिट 2 से करेंगे, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। ठीक है, तो इसमें जो पहला टॉपिक दिया हुआ है आपका वो है डेफिनेशन ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की परिभाषा। फिर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड को ठोस कहा जाता है, लिक्विड को द्रव कहा जाता है एंड गैस को गैसी कहा जाता है। फिर इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। शेप को हिंदी में आकार कहते हैं, वॉल्यूम को आयतन कहते हैं, डेंसिटी को घनत्व कहा जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है आपका चेंज ऑफ स्टेट मेल्टिंग। इसको हिंदी में गन्नाक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रीजिंग, इसको हिमीकरण कहा जाता है। इवापोरेशन को वाष्पीकरण कहते हैं। कंडेंसेशन को संघनन कहा जाता है। सब्लिमेशन को ऊर्ध्वपातन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो आपको टॉपिक दिए हुए हैं मैं इन एक एक टॉपिक को आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फिर हम उसके बाद इसी यूनिट 2 में नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ मैटर में एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। जो मिक्सचर होता है वो दो प्रकार का होता है, हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस। फिर हम उसमें मिक्सचर पढ़ेंगे, कोलाइड पढ़ेंगे एंड सस्पेंशन पढ़ेंगे। फिर आपका पार्टिकल नेचर, बेसिक यूनिट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस पढ़ेंगे। फिर आपकी मोल कंसेप्ट इसमें हम पढ़ेंगे। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हमारी यूनिट 2 हम यहाँ से इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम यहाँ जो पढ़ाने जा रहे हैं वो आपको विज्ञान पढ़ाएंगे, ठीक है। और विज्ञान में आपको हम कक्षा 9th की जो एनसीईआरटी है उसको पूरी को यहाँ कवर कराएंगे। फिर ऐसे ही हम क्लास 10वीं की जो एनसीईआरटी होगी विज्ञान की उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि ये विज्ञान आखिर होता क्या है। जो विज्ञान है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अगर हम उसकी संधि विच्छेद करते हैं वी प्लस ज्ञान, तो जो विज्ञान है वी का मतलब विशेष, ज्ञान का मतलब ज्ञान, यानी कि विशेष ज्ञान से बना विज्ञान। देखो, आपका जो ज्ञान है तो आप ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हो। आप कहीं तीर्थाटन पे जाइए, आप जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं भी आपको ज्ञान दे रहा हूँ, या किसी के पास बैठिए, तो ज्ञान की प्राप्ति ऐसे आपको होती है, ठीक है। तो जो विज्ञान है, हमारे दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसे विज्ञान कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम सुबह से शाम तक कई घटनाएं घटित होती रहती हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई पत्थर उठाया ज़मीन पर से और उसको हमने ऊपर फेंका, तो पत्थर क्या है, ऊपर से थोड़ी देर ऊपर रहेगा फिर नीचे गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है। फिर लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग क्यों लगता है, बारिश क्यों हो रही है, गर्मियों में तालाब के पानी क्यों सूख जाता है,
तो हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। और देखो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि विज्ञान को एक फीलिंग करा करो, फील किया करो अंदर से, इसको ना आप रटना मत। ठीक है, तो विज्ञान हमारा 3 प्रकार का होता है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। इसको रसायन शास्त्र भी कहा जाता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और जीव विज्ञान को बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया था, जो है लोहे में जंग लगना, तो ये एक रसायन विज्ञान का एक के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। फिर हमने आपको बताया कि जो हमने पत्थर नीचे से उठाया और उसको ऊपर फेंक दिया और वो नीचे गिरा, तो उसका हम भौतिक विज्ञान में अध्ययन करते हैं। फिर जीव विज्ञान में हम किस चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इसमें जीवों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारी जो एनसीईआरटी की कक्षा 9वीं की आपकी बुक्स है, उसमें आपको इस तरह उसको टॉपिकों में बांटा हुआ है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान में लगभग 5 चैप्टर दिए हैं, भौतिक विज्ञान में 5 चैप्टर दिए हैं, और जीव विज्ञान में भी 5 ही चैप्टर दिए हुए हैं। तो हम साइंस विज्ञान को इंग्लिश में साइंस के नाम से जाना जाता है। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति SCIRE शायर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान अर्जन करना। हमने ज्ञान बता दिया आपको, ज्ञान आप कहाँ से अर्जित कर सकते हो। तो हमारा जो टॉपिक था, हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास। तो हमारे आसपास आप क्या देखते हो, जैसे आप किसी रूम में हो तो वहाँ सोफ़ा, आपके आसपास सोफ़ा रखा रहता है ना, चेयर, लाइट, पर्दे, वाइट बोर्ड हो सकता है अगर आप स्कूल में हैं, पंखा, मेज, AC, डस्टर, मार्कर, एक्सेट्रा। ठीक है, इत्यादि। तो हम जितने भी हमने आपको ये वस्तुएं बताई, हम इनको कैसे पहचानेंगे कि यह कुर्सी है, यह सोफ़ा है, यह पर्दा है, यह डस्टर है? क्या तो हम उसको देखकर पहचान सकते हैं या छूकर? तो हम उसको देखकर कैसे पहचानेंगे? उसकी आकृति, क्या आकृति या आकार के आधार पर, उसके रंग के आधार पर, उसकी प्रकृति के आधार पर। मान लीजिए कि हम किसी कमरे में हैं और वहाँ लाइट चली जाए या लाइट ना हो, तो हम उस वस्तु को कैसे पहचानेंगे? छूकर पहचानेंगे। ठीक है, परंतु जितनी भी ये वस्तुएं हैं, इनकी कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। जैसे मान लीजिए चेयर है, चेयर ने क्या जगह घेरी हुई है, और इसका एक जहाँ रखी हुई है उसका एक द्रव्यमान भी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से पदार्थ की एक परिभाषा निकल कर आ गई कि वह कोई भी वस्तु, यानी कि दुनिया की कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान या आयतन घेरती है, उसे पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको 2 टर्मिनोलॉजी दिखी, एक द्रव्यमान और एक आयतन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द्रव्यमान होता क्या है, और इसी के एक शब्द आता है इसी के समान, भार। तो मेरे बातों पर यहाँ गौर करना कि द्रव्यमान क्या होता है। किसी भी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, और द्रव्यमान को कहीं भी नापो, ये कभी नहीं बदलता है। ठीक है, इसके विपरीत भार, भार क्या होता है? पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर, मेरी बातों पर गौर करना, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे भार कहते हैं। और भार आपका शून्य भी हो सकता है। तो भार क्या है आपका? ये बदलता रहता है, विभिन्न ग्रहों पे आप चले जाइए तो भार बदलता रहता है, द्रव्यमान आपका नहीं बदलता है। मान लीजिए आपका भार यहाँ, तो अगर आप चंद्रमा पर जाएंगे तो वहाँ आपका जो भार है वो 1/6 हो जाता है, आपके बॉडी का 1/6 हो जाता है अगर आप चंद्रमा पर जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम? पदार्थ, इसको भार कहा जाता है। तो आपको यहाँ 2 टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी, मैं आपको समझा पाया हूँगा। ठीक है, द्रव्यमान और आयतन। आयतन क्या होता है?
आयतन का मतलब स्थान। आयतन का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये नहीं है कि पदार्थ को अभी विभाजित किया गया, पदार्थ को पहले से ही बांटा गया है। जैसे आपकी प्राचीन मान्यता थी, उसके अनुसार जो पदार्थ था वो 5 प्रकार का होता है: वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। परंतु आधुनिक वैज्ञानिकों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है। एक तो भौतिक गुणों के आधार पर, एक रासायनिक गुणों के आधार पर। और यहाँ हम जो पदार्थ पढ़ेंगे वो भौतिक गुणों के आधार पर पढ़ेंगे। तो आपके एक महर्षि कणाद हुए हैं, ये एक प्राचीन दार्शनिक थे। इन्होंने कहा था कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अणु कहा जाता है। यहाँ गौर देना मेरी बात पर, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। मान लीजिए आपने एक चौक ली, चौक जो हम बोर्ड पर लिखते हैं वो वाली चौक, उसको आप तोड़िए, वो 2 पीस में हो गई, एक पीस को हटा दिए जी। फिर जो एक पीस बचा उसको तोड़िए, फिर तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए, एक अवस्था ऐसी आएगी कि वो टूटना बंद हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ कह सकते हैं हम, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है। नंबर 2, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण आपस में तथा बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, इस गति को ब्राउनियन गति कहा जाता है। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतःमिश्रित हो जाते हैं, ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विश्व की कोई भी वस्तु हो, वो ना एक दूसरे को जरूर आकर्षित करती है। क्यों करती है? क्योंकि पदार्थ कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है। कोई भी वस्तु किसी भी वस्तु को जरूर आकर्षित करती है, ठीक है। अब पदार्थ, जो पदार्थ है, हमने कहा पदार्थ का वर्गीकरण हम 2 आधारों पर करते हैं, एक भौतिक गुणों के आधार पर और एक रासायनिक गुणों के आधार पर। तो जो भौतिक गुणों के आधार पर है, जब हम पदार्थ, इसको द्रव्य के नाम से भी जाना जाता है या मैटर, 3 प्रकार का होता है: ठोस, द्रव, गैस। परंतु इसे हम और भी अगर विभाजित करें तो इसकी जो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है उसको प्लाज्मा कहा जाता है, 5वीं अवस्था को इसकी पदार्थ की बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। मान लीजिए एक क्वेश्चन आ जाए आपसे कि वो कौन पदार्थ है जो इन तीनों अवस्थाओं में, ठोस, द्रव, गैस में रह सकता है, तो एक ऐसा जल है आपका, ठीक है। अगर आपका कोई बर्फ़ है तो बर्फ़ क्या है आपकी, ठोस है। अगर उसको बर्फ़ गल जाए तो क्या बन जाएगा, वो द्रव बन जाएगा। अगर हम बर्फ़ को गर्म कर दें तो उसको हम कहते हैं वो गैस में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए, देखो ये ठोस है, तो यहाँ ठोस के कण क्या दिख रहे हैं आपको, ठोस के कण अब बहुत पास पास है, ठीक है। ठोस के कण यहाँ क्या है, पास पास में है। और द्रव में क्या है, ठोस के कण थोड़े आपको दूर दूर दिख रहे होंगे, और गैसों में ठोस द्रव की अपेक्षा कण बहुत दूर दूर है। तो आपका जो ठोस है, तो ये ऐसा क्यों होता है, कण आपस में पास पास है ठोस में, क्योंकि यहाँ आकर्षण बल ज़्यादा होता है। ठोसों में सर्वाधिक आकर्षण बल होता है, द्रवों में आकर्षण बल इससे कम होता है, और गैसों में ठोस द्रव की अपेक्षा आकर्षण बल कम होता है, ठीक है। अब अगर रिक्त स्थान की बात है कि रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा किस में दिख रहा है आपको, तो आप इस फिगर को देखकर कह दोगे कि जो गैस है उसमें रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा होता है। अब हम इनको एक एक टॉपिक उठाते हैं और एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड के नाम से जाना जाता है। सॉलिड समझ गए, जो दबता नहीं, ठीक है। में पदार्थ जो लगभग असंपीड्य होते हैं, यानी कि दब नहीं सकते,
तथा जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है, जैसे पेन, किताब, कुर्सी आदि। ठीक है, तो यहाँ आप ठोस समझ गए होंगे कि ठोस किसे कहा जाता है, कि जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है। आयतन का मतलब स्थान। द्रव, वे तरल पदार्थ, तरल का मतलब जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जो अति अल्प संपीड़े होते हैं। अति अल्प का मतलब ठोस से कम, तथा जिनका आयतन निश्चित, यानी कि जो ये स्थान जो इनका होगा वो तो निश्चित होगा, परंतु जो आकार है वो बदल जाता है। आप मान लीजिए किसी भी आकार में, मान लीजिए आपका गिलास है, गिलास में उसका को हमने जल डाला तो उसमें वहाँ उसका आकार अलग है। अगर हम किसी बर्तन में डालेंगे तो उसका आकार अलग होता है। इन्हें किसी भी बर्तन में रखा जाए तो ये उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं, जैसे जल, पेट्रोल आदि। द्रव में ठोस, द्रव और गैसों तीनों का विसरण संभव है। हमने विसरण आपको पीछे पढ़ा दिया कि विसरण क्या होता है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। फिर हमारा जो टॉपिक है गैस, वे पदार्थ जो काफ़ी अधिक संपीड़े होते हैं, जिनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो यहाँ इनका आयतन और आकार दोनों क्या चीज़ है, यहाँ अनिश्चित है, तथा इन्हें किसी भी बर्तन में रखा जाए तो ये उसी के आकृति व आयतन दोनों प्राप्त कर लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन।